तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने का रीजन क्या है? क्योंकि अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे, कि सपोज आपने यहाँ पर इस तरीके से कैपेसिटर के लिए हमने कंडक्टर की प्लेट्स ली। अब आप जानते हैं यहाँ पर कि एक के पास पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे के पास नेगेटिव। सपोज मान लो हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया या नेगेटिव चार्ज दिया, तो क्या ये एक दूसरे की तरफ पुल नहीं करेंगे? एक दूसरे की तरफ पुल होगा कि नहीं होगा? अट्रैक्शन होगा ना दोनों प्लेट्स के बीच में। तो ये दो प्लेट्स तो क्या हो जाएंगी? स्टिक हो जाएंगी आके। ये दो प्लेट्स क्या हो जाएंगी? स्टिक हो जाएंगे। तो वो रोकने के लिए इन दोनों के बीच में जो गैप है, ठीक है, वो फीलिंग की जाती है। किसकी की जाती है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम की फीलिंग की जाती है। क्लियर है ये चीज? डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल करने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। उसमें से जो मेन रीजंस हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, बिकॉज हमें उतना ही डिटेल में स्टडी करना है उस चीज को। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर के केस में डाइलेक्ट्रिक कैसे रोल प्ले करता है उसको हम स्टडी करेंगे। मान लीजिए यहां पर मैंने ये दो प्लेट्स ले ली, ठीक है, एंड आफ्टर दिस ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को मैंने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया है। किस में रख दिया है? एक्सटर्नल फील्ड में। ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। तो जब आप किसी कैपेसिटर को रखते हैं किसमें? एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, एंड दिस कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ कंडक्टर। किससे फिल किया है? इसमें हमने कंडक्टर फिल किया हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब आप किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर पुट करते हैं तो यहां पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी आपको, राइट? यस और नो? यहां पर ये जो चार्ज आपको मिल रहा है, ये जो चार्ज मिल रहा है, ये क्यों मिला? दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज, एंड इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है। ठीक है, और यहां पर ये है आपका एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको लिखनी है तो आप जानते हैं कि जब आप एक्सटर्नल फील्ड में इस तरीके से कैपेसिटर को पुट करते हैं जिसमें कंडक्टिंग मटेरियल फिल किया हुआ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाती है। जीरो कैसे होगी? तो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड प्लस ई एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो। यस और नो? इसका मतलब ये हो जाता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से कैसी होती है? एंटी पैरेलल। क्या लिख सकते हैं? एंटी पैरेलल। बोलो, क्लियर है यहां तक सभी को? यस और नो? यस। चलो, अब आप एक चीज समझिए कि तीन तरीके के मटेरियल होते हैं। एक होता है कंडक्टिंग, दूसरा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सबसे पावरफुल कौन सा है? सबसे पावरफुल कौन सा होता है? कंडक्टर होता है, जो सबसे ज्यादा, कंडक्टर। जो सबसे ज्यादा क्या करता है? कंडक्टिविटी होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा। लेकिन यहां पर हम जिस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहे हैं,
ठीक है। यहां पर हम जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहे हैं वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंडक्टर की जितना पावरफुल नहीं होता है। तो वो क्या है, देखो ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो जो भी चार्जेस हैं उन चार्जेस को रीअरेंज कर सकता है, ठीक है। और वो रीअरेंज करके जो हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक फील्ड की जो हम बात कर रहे हैं, जो आपकी जिसे हम कह रहे हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमें मिलती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन कंडक्टर ये कर सकता है बिकॉज उसके पास एक कैपेसिटी है करने की। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो इनसाइड मतलब जो अंदर की तरफ ये जो फील किया है हमने यहां पर, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं कर पाता है। समझ में आया? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है इट इज नॉट सो पावरफुल एज कंडक्टर, so by producing induced electric field, net electric field will not be zero inside। अंदर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा वो जीरो नहीं हो पाती है। कब? जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेते हैं तब। समझ में आया? क्योंकि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो इतना पावरफुल नहीं है। यहां तक क्लियर है सभी को? यस और नो? यस सर। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द डाइलेक्ट्रिक लिख रहा हूं, कंडक्टिंग के अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, बट फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मीडियम की अगर हम बात करें, फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, तो फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम मटेरियल व्हाट वी कैन से द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस्ड फील्ड। क्या ये लिखना सही है? तो ये लिखने का रीजन ये है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दे। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हमें जरूरत क्यों है डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फील करने की, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब आप फील करते हैं कैपेसिटर में, इस तरीके से हमने ले लिया, और अब देखो मैं यहां पर ना आपको ये फील करके बता रहा हूं। देखिए ये इस तरीके से होता है, अब आपको ब्लैक और ऑरेंज ये दोनों दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम चिपका हुआ होता है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं समझाने के लिए, देखिए कि मान लो ये आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और ये हमने इन प्लेट्स के बीच में हमने इस तरीके से मटेरियल फिल किया हुआ है। तो ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप, ये एक्चुअल में गैप होता नहीं है, बट आपको समझाने के लिए कई बार टीचर या बुक के अंदर इस तरीके से दिया होता है कि गैप इस तरीके से फिल किया होता है, ठीक है। अब होता क्या है, तो देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। देखो मैं यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ इसको करके इस तरीके से। देखिए ये मैं रब कर रहा हूँ अब, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं अब आपको जो सेपरेशन दिखा रहा हूँ वो एक्चुअल में है नहीं, ये ध्यान रखना। वो सेपरेशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये है सिग्मा, इसके पास है मान लो पॉजिटिव चार्ज, इसके पास है यहाँ पर अंदर की तरफ, यहाँ ले लिया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर सामने वाली जो प्लेट है उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑलरेडी इसको एक्सटर्नल फील्ड में ही रखा हुआ है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है। और एक्सटर्नल फील्ड जो हम ले रहे हैं E इज इक्वल टू हम लिखते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके पास सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इसके पास माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड में रखने से इसके अंदर की तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस मतलब ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, यहाँ पे प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड। ये जो आई मैंने लिखा है इट इज फॉर इंड्यूस्ड, इट इज फॉर इंड्यूस्ड। ठीक है। तो जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे? देखो एक अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है वो इस तरफ है, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल हो गया। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इंड्यूस्ड है, तो मैं लिखता हूं ई नेट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट है। यस और नो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो ये आपका क्या आ जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब यहाँ पर जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में या डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में, ये कहानी आप ऑलरेडी समझ चुके हैं जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कूलम्स लॉ। क्या पढ़ाया था? कूलम्स लॉ। याद है आप सभी को? देखो वहां पर आपको ये बताया जा रहा था कि कूलम्स लॉ के अंदर आपने पढ़ा था F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। याद है सभी को? ये पढ़ाया गया था आपको? Yes, sir. अब यहाँ पर आपको Yes, ये sir. भी बताया गया था कि जब आप ये एप्सिलॉन नॉट कब आता है, जब Q1 और Q2 चार्ज जो है वो कहाँ रखे गए हैं, एयर या वैक्यूम में। यस और नो? Yes, sir. लेकिन जब आप Q1 Yes, और sir. Q2 चार्ज को किसी मीडियम में रखते थे, कहाँ रखते थे, किसी मीडियम में, तो आपको एक टर्म याद आई होगी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये लिखा था आपने, याद है सभी को? तो हमने क्या लिखा था Yes, sir. कि किसी मीडियम में जब आप रखते हैं तो मीडियम की परमिटिविटी के लिए आप लिखते थे या तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप लिखते थे के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू आप लिख रहे हैं 1/4 पाई के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसका मतलब ये हमने F डैश जो निकाला है इसे क्या हो जाता था, F बाय के होता था। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पर सेम वही चीज है बेटा, सेम, एवरीथिंग इज सेम। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि जब आप लिखते हैं, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये जो है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी ना। यस और नो? Yes, sir. अरे जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया अभी, ये क्या हुआ, F बाय के हुआ क्योंकि आपने किसी मटेरियल में रखा था। यस और नो? तो सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या किया हमने, 1/k टाइम्स किया, 1/k टाइम्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0।
कब? जब आपने किसी मटेरियल को रखा हुआ है, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर आपने क्या रखा है? ये कोई मटेरियल है जिसको आपने फिल किया है। ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. ये मटेरियल से फिल अप किया हुआ है इस तरीके से, देखो समझ में आया? हेलो? Yes, sir. हाँ सर। तो उसको हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने लिया है के। इसका मतलब क्या होता है, अब आप समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। देखो किताबी ज्ञान तो आपको बुक्स के अंदर मिल जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल चीजों को समझो कि इसको कैसे हम कोरिलेट करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है? तो देखो, जैसे अगर आपसे पूछे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो आप डेफिनेट लिख दोगे कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। क्या लिखोगे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम, ठीक है? लेकिन अब आप समझिए, मान लो कि यहाँ पर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया कुछ इस तरीके से, ये ले लिया और एक ये ले लिया इस तरीके से, और ये मटेरियल फिल किया हुआ है इसके अंदर। इसने फिल कर दिया है, ठीक है? अब क्या किया, इसको मैंने रख दिया 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी 10 न्यूटन पर कूलम, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इसकी है 5 और इसकी है 2, ठीक है? तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? 10/5, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आया? 2। यहां लिखेंगे 10/2, तो 5, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आया? 5। क्या किया आपने कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है, जो स्लैब है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डायल, इसे कह सकते हैं आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं कुछ लोग इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है? तो एक्सटर्नल फील्ड कितनी थी? 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है? और ये 5 न्यूटन पर कूलम, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है उसकी स्ट्रेंथ है। तो 10/5 तो 2, तो जो फैक्टर आपको मिला वो फैक्टर जो है आपका क्या हो जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है। तो इसको लिखते कैसे हैं? तो इसे कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, देखिए इसे लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए that K is equals to external electric field divided by net electric field in the medium. Net electric field in the medium, ठीक है? अब मुझे ये बात बताओ, क्या यहाँ पर k is equals to 2 और k is equals to 5 लिखा है? इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो स्ट्रेंथ है, क्या वो अलग अलग है? यस और नो? हाँ सर। यस सर। इसका मतलब हर एक मटेरियल की, जो भी आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप लेंगे, क्या उन सभी की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी? यस और नो? हो भी सकते हैं। हाँ सर, हो भी सकते हैं। राइट? तो जब हम बात करते हैं वैक्यूम की, किसकी बात करेंगे? वैक्यूम या एयर की? हम बात करेंगे एयर या वैक्यूम की। तो एयर या वैक्यूम की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितनी है? तो 1 है। कितनी होती है? 1। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फील्ड आपने मान लो E नॉट अप्लाई किया, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम कितना आता है? E नॉट आता है। तो आपको K क्या मिल जाएगा? तो 1 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम कंडक्टर की बात करें, किसकी बात करें? कंडक्टर की। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है कंडक्टर की? कोई बताएगा?
कंडक्टर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? कंडक्टर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट। कितनी होती है? क्योंकि इनसाइड कितना हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आता है? 0 0। तो 1/0 कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड। ठीक है। वाटर की कितनी होती है? आपने सुना होगा या देखा होगा, 80 कहीं पढ़ा होगा, 81 होती है। कितनी होती हाँ है? सर 81। 81 बोलो क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि वाटर की जो स्ट्रेंथ है वो एयर की कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा है कि नहीं? दूसरी चीज जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है वो ये कि रियलिटी के अंदर हमने अभी तक जो पढ़ा उसके हिसाब से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने कंडक्टर का जो केस था उसमें हमने क्या लिया, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले रहे थे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ले रहे थे। जब वैक्यूम या एयर अगर आप लेके चलते हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेते थे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो ले रहे थे ना। Yes, sir. यस सर। अगर मैं सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट लिखूं तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? अगर मैं लिखूं सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट तो क्या कुछ गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखो सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट रियलिटी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। अब आप वैल्यू पुट करके देख लो। अगर आप एयर या वैक्यूम लेते हो तो के का वैल्यू आप क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, और उतनी आती है। यस और नो? इसका Yes, sir. मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सटर्नल फील्ड बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? तो यस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, माइनस इंड्यूस को लिखते हैं सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखते हैं? तो सिग्मा बाय के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखते हैं? सिग्मा बाय के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये इनसाइड के लिए बता रहा हूं, ठीक है? तो सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। अब आप समझिए सिग्मा सिग्मा कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से, एप्सिलॉन एप्सिलॉन कट जाएगा। कट हो जाएगा। तो आपको अगर इंड्यूस्ड लिखना है, इंड्यूस्ड सिग्मा आई क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाय के। यस सर। तो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी? सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। क्लियर है यहां तक? यस और नो? यस सर। तो आपको यहाँ पे ध्यान एक इसका सर रखना है और दूसरा ध्यान आपको इसका रखना है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है? ओके, एनीवन हैज एनी डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट? अगर आपसे पूछा जाए कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू बाय वी। तो क्यू क्या हो जाएगा? तो क्यू हो जाता है सिग्मा इंटू ए। क्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। और पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं क्या? ए इंटू डी लिख सकते हैं पोटेंशियल के लिए। Yes, अब sir. आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना फाइंड किया, देखो। तो सिग्मा इंटू ए बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा था बेटा अभी हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा था इनसाइड के लिए जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहे हैं? सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यस और नो? Yes, sir. तो सिग्मा सिग्मा गया, गया ना? हाँ, तो C इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? देखो
C इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो C इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K टाइम्स ऑफ C नॉट आ गया, C इज इक्वल्स टू क्या आ गया, K K टाइम्स times ऑफ of C C नॉट आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कैपेसिटर था, क्या हमने उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया K टाइम्स लगा के। मान लो आपके पास जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस मान लो 5 माइक्रोफेराडे है, कितना है 5 माइक्रोफेराडे, और आपने उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील किया है, उसकी स्ट्रेंथ मान लो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्ट्रेंथ मान लो 10 है, तो कैपेसिटेंस कितना टाइम्स बढ़ गया, 10 टाइम्स बढ़ गया ना 10 कैपेसिटेंस। times. तो सबसे पहला फायदा क्या हुआ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल Yes, फील sir. करने का, कि कैपेसिटेंस की आपने वैल्यू बढ़ा दी। समझ में आया, आपने क्या किया, कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दिया, जैसे जैसे अब के बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, यस और नो। तो सबसे बड़ा एडवांटेज सबसे पहला तो यही है डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील करने का। बोलो क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द कैपेसिटर ऑफ द प्लेट्स। सेकंड, on insertion of dielectric capacitance of the system increases. On insertion of dielectric material, capacitance of the system increases. ये दो एडवांटेज हो गए, ठीक है। पहला, support the capacitor, it supports the capacitor. दूसरा एडवांटेज क्या है, it increases the capacitance of system. ठीक है, बोलो क्लियर है। तीसरा एडवांटेज क्या है, some of the dielectric materials have higher dielectric strength than air. ये प्रॉपर्टी है, ये भी आगे चल के यूजफुल साबित होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। चलो अब देखिए आगे, देखो जैसे हमने यहां पर देखा कि हम कुछ इस तरीके से इसमें चलो देखो आगे देखें, इसमें ये आपका एक्सटर्नल फील्ड हो गया, ठीक है। अब एक्सटर्नल फील्ड में रखने के बाद देखो आपके जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है ना, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली होता क्या है, डायपोल्स होती है। क्या होती है, डायपोल। कुछ इस तरीके की डायपोल्स होती है, देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ, छोटे छोटे होते हैं बहुत ही, बट मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ इस तरीके से। इस तरीके के मान लो डायपोल्स है हमारे पास में, और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से डायपोल आ जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ इस तरीके से डायपोल बनने की ऐसी बहुत सारी होती है, यहाँ पर भी होती हैं सिमिलरली, यहाँ पर होती है, यहाँ पे होती है, इस तरीके से ये पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसी तरीके से पूरा फिल किया होता है। अब होता क्या है कि ये जो डायपोल हमने ली यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर आपने देखा कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी। अब आप सभी जानते हैं बेटा कि एक्सटर्नल फील्ड जब आप अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। और नेगेटिव, नेगेटिव पे किस डायरेक्शन लगता है, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है। ये बात तो आप सभी को पता है ना, यस और नो? Yes, तो sir. क्या होता है कि यहाँ पर इस जगह पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ये जो है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है नेगेटिव चार्ज का, इस तरीके से एक तरफ सारे नेगेटिव, एक तरफ सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सर फिर से एक बार समझाऊंगा। ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किससे बना होता है, डायपोल से बना हुआ है। अब जो डायपोल्स हैं, इस तरीके की जो डायपोल ली हुई हैं, इस डायपोल पे आप समझो, आपको ये चीज पता है कि ये मान लो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आपको पता है कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। फोर्स अगर मान लो हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया है बेटा और उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, तो Q इंटू ई किस तरफ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, यस और नो? यस। Q इंटू ई कहाँ पे लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, हेलो, यस सर। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे। और नेगेटिव चार्ज अगर आप लेते हो तो नेगेटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लगता है फोर्स। ये भी पता है आपको, यस और नो? यस। तो यहाँ पर जो भी डायपोल्स हमने यहाँ पर ली हैं, ये जो मैं डायपोल्स यहाँ पे लिखी हैं, उन सभी डायपोल्स में क्या होता है, देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली जब आप दूसरी डायपोल देखोगे तो उसमें भी सेम यही चीज होगी। तो क्या होता है कि एक तरफ सारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब यहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, कुछ इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट हो जाती है। बोलो, क्लियर है? यस। और नेट फोर्स कितना रहता है, नेट फोर्स तो 0 लगता है, फोर्स दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स कितना हो गया, अरे नेट फोर्स कितना हो गया गुरुजनों, दोनों पे तो नेट फोर्स तो सेम लग 0. रहा है ना, नेट फोर्स तो 0 हो गया ना, नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया, यस और नो? लेकिन अब आप एक चीज समझिए यहां पर, ओके सो अब आप एक यहाँ पे एक चीज समझिए, सभी लोग देखिए, यहाँ पर मैं आपको वीडियो में एक चीज बता रहा हूं, देखिए मान लीजिए कि आपको सपोज ये हमारा नोटबुक है, मॉड्यूल है, ठीक है। अगर अब मैं इसे राइट हैंड साइड पे खींचता हूं और लेफ्ट साइड पे खींचता हूं, ठीक है, दोनों की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो इक्वल है, दोनों की तरफ लगने वाला फोर्स कैसा है, इक्वल है, राइट। लेकिन इसकी कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगी ना भाई। मैंने क्या किया, राइट साइड पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, लेफ्ट साइड पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, दोनों तरफ 5 अप्लाई कर दिया, नेट फोर्स 0 हो गया। ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट ब्रेक नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए 5 से 50 किया तो भी वो खड़ा है, 50 से 500 कर दिया तब भी वो खड़ा है, समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. जस्ट अ मिनट, ओके सो 5 से 50 कर दिया, 50 से 500 कर दिया, बट कभी ना कभी तो उसकी ब्रेक वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी किसी मटेरियल की,
कोई भी मटेरियल है उसका एक एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जाके वो टूट जाएगा, राइट। मान लो कि मनीष को मैंने खड़ा कर दिया ऐसे करके, समझ में आ रहा है, और मनीष को एक इस तरफ से 5 लोग खींच रहे हैं, इस तरफ से 5 लोग खींच रहे हैं, ठीक है। 5 न्यूटन फोर्स लगा खड़ा है, 50 का लगा खड़ा है, 500 लगेगा तो क्या होगा, चीर फाड़ हो जाएगी ना, Yes, यस sir. और नो, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो क्या होता है कि वैसे ही कैपेसिटर के अंदर भी एक पॉइंट आता है जहां पर जाके वो ब्रेक हो जाएगा। बोलो क्लियर है ये चीज। Yes, sir. तो ये जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी डाइलेक्ट्रिक की, उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। बोलो क्लियर यहां तक, यस और Yes, नो। sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। सो सिमिलरली मैं जो कह रहा हूं ब्रेक हो जाएगा, तो क्या ब्रेक हो जाएगा, उसमें जो चार्ज होता है चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा सर्टेन लिमिटेशन के बाद में। अगर वो जो मटेरियल है वो मटेरियल ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो जाने की वजह से उसमें जो चार्ज है वो चार्ज क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। तो दिस स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं इसे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। And every dielectric medium has a different dielectric strength of the material. Dielectric strength of the air कितनी होती है, किसी को पता है? Dielectric strength of air कितनी होती है? तो ये होती है 36 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। और ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो किससे ज्यादा है, एयर से ज्यादा है। अब आप समझिए, अगर इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला मटेरियल आप यूज करेंगे तो कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी कि खराब हो जाएगी, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, Increase. राइट। तो stress in the material increases by applying external electric force। समझ में आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब सर्टेन लिमिट तक आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर पहुंचने के बाद वो बोलेगा बस अब बहुत हो गया, वहां पे जाके वो ब्रेक होता है। क्लियर। अब आप सभी लिख लो, लिखवा रहा हूं, नोट डाउन करो। बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, by applying external electric field, stress of the material increases। By applying external field, stress of the material increases, and at a certain value of electric field it breaks down, and at a certain value of electric field it breaks down. This value of electric field is known as dielectric strength of the material. This value of electric field is known as dielectric strength of the material। बोलो क्लियर है, हेलो। Yes, sir. हाँ लिख लिया सबने, Yes, sir. बहुत बढ़िया।
अब देखिए आगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। बोलो, क्लियर है? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ना अब देखिए आगे, यहां पर क्या किया, इसे मैंने फिल कर दिया है। ये जो मटेरियल है इसको मैंने पूरा भर दिया बढ़िया से, एकदम सुंदर से बढ़िया सा कुछ अच्छा सा मटेरियल लिया मैंने, ठीक है, और उसको मैंने फिल कर दिया कुछ इस तरीके से, ये भर दिया यहां तक, ठीक है। अब इन दोनों के ये जो प्लेट है इसके बीच में जो सेपरेशन है वो डी है, पोटेंशियल हमने वी अप्लाई किया हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने एक और ले लिया यहाँ पे, लेकिन इससे मैंने क्या कारीगरी करी कि मैंने ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन को डबल कर दिया। सेपरेशन क्या किया मैंने, डबल कर दिया। दोनों के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो सेम मटेरियल है। मटेरियल कैसा है, सेम मटेरियल है। अगर मटेरियल सेम है तो क्या दोनों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी सेम होनी चाहिए, यस और नो? Yes. तो Yes, यहां sir. पर पूछा ये जा रहा है, will both of them break down at same voltage? Will both of them break down at same voltage? दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा है वो सेम है, डिस्टेंस दोनों के बीच का डिफरेंट है, सेम मटेरियल हमने लिया है। अब बताओ क्या होगा, पोटेंशियल दोनों के पास सेम है, क्या करेंगे बताओ? चलो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, कौन सा वाला पहले ब्रेक हो जाएगा? फर्स्ट वाला से आया। हाँ, फर्स्ट। फर्स्ट वाला पहले ब्रेक हो जाएगा। हाँ सर। देखो मान लो मैंने लिखा E1 इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, V बाई डी होता है, और यहां पर क्या लिखेंगे, E2 इज इक्वल्स टू V बाय 2D, क्या लिखेंगे, V बाय 2D। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सपोज दोनों के लिए हमने ले लिया कि भाई दोनों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 5 न्यूटन पर कूलम, मैं यहाँ पे लेता हूँ, सपोज वी हैव टेकन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 5 न्यूटन पर कूलम इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये इसकी स्ट्रेंथ है मान लेते हैं, ठीक है, 5 न्यूटन पर कूलम। अब क्या किया, अब हमारे पास में मान लो वोल्टेज मैंने ले लिया 20 वोल्ट, कितना ले लिया, दोनों जगह मैंने 20 अप्लाई किया है। तो अब देखो क्या होगा, E1 इज इक्वल टू आप लिखेंगे 20 बाई डी, और E2 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 20 बाय 2D। इसका मतलब क्या होगा 10 बाय डी, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 बाय डी। समझ में आ रहा है कुछ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन द फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस इन द फर्स्ट वन। अरे सेकंड वाले में, इन द सेकंड केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन द फर्स्ट वन, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी ना, ये 20 बाई डी और ये 10 बाई डी है, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, सेकंड का। E2 इज लेस देन, सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया ना, तो ब्रेक कौन सा होगा, पहला वाला ब्रेक हो जाएगा।
कौन सा वाला ब्रेक हो जाएगा? नहीं आया समझ में? देखो बेटा, यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है, ये 5 न्यूटन पर कूलम तक झेल सकता है। कितनी कैपेसिटी है? कि 5 न्यूटन पर कूलम तक दोनों की कैपेसिटी है, दोनों झेल सकते हैं, राइट? यस और नो? Yes, sir. वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की कैपेसिटी है, दैट वी हैव टेकन कि दोनों के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 5 न्यूटन पर कूलम है, और हमने दोनों पे 20 वोल्ट अप्लाई कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि E1 और E2 में E2 इज लेस देन E1 आ रहा है, E2 इज लेस देन E1 आ रहा है। इसका मतलब E2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कैसी होगी? कम होगी, तो उसे ब्रेक नहीं कर पाएगा। लेकिन E1 जो मिलेगा वो आपका E से भी बड़ा मिलेगा। समझ में आ रहा है कुछ? अरे कुछ बोलोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलो। समझो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज सेम इन बोथ, दोनों ही कंडीशन में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है मटेरियल की, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज सेम इन बोथ केसेस। ये तो पता है आपको, दोनों ही में हमने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सेम ली है। बट ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होगा, ब्रेकडाउन, वो कैसा होगा? अलग होगा। क्यों? क्योंकि हम लिखते क्या है, V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। E क्या है? E इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंटू डी। ये आपको याद रखना है सभी को, ठीक है? तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो किस पे डिपेंड करता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है? Distance. हाँ? Distance. D. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे और डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर पे। अरे भाई वो तो यहाँ पे सेम ले लिया मैंने, हर बार थोड़ी ना सेम लूंगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड द डायमेंशन। इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, क्लियर? और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? बोलो जल्दी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? Potential and dimension. मटेरियल पे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है मटेरियल पे। अब आप मुझे एक बात बताओ, काव्या, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था रेजिस्टिविटी के बारे में। हाँ रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती थी? नेचर ऑफ द मटेरियल पे। हाँ सिमिलरली यहाँ पर वही केस है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। क्लियर है? चलो देखो आगे देखते हैं। एनीवन हैज एनी डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो, फाइंड द BV ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? Breakdown. ब्रेकडाउन Breakdown वोल्टेज। क्या फाइंड करना है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज। खुश हो गया होगा तू तो बीवी का नाम सुनते, है ना? यस सर। हम्म
चलो देखो, ये हमने कैपेसिटर ले लिया है, इसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है ब्रेकडाउन वोल्टेज। एक मिनट, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन है 14 वोल्ट। अब आपको सिस्टम का फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? सिस्टम का। अब आप एक चीज बताइए कि यहाँ पर कौन सी चीज, कौन सी वैल्यू है जो कि कांस्टेंट रहेगी? चलो कांस्टेंट नहीं, ये बताओ, चार्ज, यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा? इस कैपेसिटर पे और इस कैपेसिटर पे क्यू मैक्स कितना होगा? 60 माइक्रोकूलम। 60 इस पे क्यू मैक्स कितना आएगा? 42 माइक्रोकूलम। यस और नो? यस और नो? अब ये जो है वो सीरीज में है एंड वी नो दैट कि यहाँ पर जो है कि चार्ज जो है वो रीअरेंज कर सकता है अपने आप को। यस और नो? तो ये जो सिस्टम है, अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि 42 माइक्रोकूलम चार्ज 3 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर झेल सकता है और 6 माइक्रोफैराड वाला 60 माइक्रोकूलम। यस और नो? लेकिन अगर हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक सिस्टम कब ब्रेकडाउन हो जाता है? दोनों में से किसी पे भी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? तो 42 माइक्रोकूलम है मिनिमम चार्ज। अगर आप इस मिनिमम चार्ज के ऊपर चले जाओगे तो क्या सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाएगा? No. क्यों नहीं होगा बेटा? 42 माइक्रोकूलम अगर आपके कैपेसिटर की कैपेसिटी है, आपके पास जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी है 42 माइक्रोकूलम, मैंने उसके ऊपर 50 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया तो ब्रेक नहीं हो जाएगा? पर सर होगा। मैक्सिमम 60 नहीं है? मैक्सिमम 60 है तो वो सेकंड वाले के लिए ना, द मिनिमम जो आप है वो कितना है? 42 है। इंडिविजुअल के लिए बोल रहे हो सर? पूरे सिस्टम का लेना पड़ेगा ना। मान लो मैंने ये बोला कि ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 60 माइक्रो सॉरी ये 42 है और ये 60 है, राइट? तो सिस्टम की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से डिवाइड हो रहा है, मान लो कि यहाँ पे जो 3 माइक्रोफैराड है उसकी कैपेसिटी कितनी है मैक्सिमम? 42। 42। आपने इसके ऊपर 45 रख दिया तो क्या होगा? ब्रेक होगा कि नहीं होगा? हाँ Yes. वो ब्रेक हो जाए। तो वो ब्रेक हो जाएगा तो सिस्टम ब्रेक नहीं हो जाएगा? यस सर हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं द सिस्टम कैन टेक चार्ज अप टू 42 माइक्रोकूलम। ये जो सिस्टम है वो कितना चार्ज ले सकता है? 42 माइक्रोकूलम तक चार्ज ले सकता है। इफ वी एक्सीड अबव इट, अगर आप इससे ऊपर जाएंगे देन 3 माइक्रोफैराड वाला जो कैपेसिटर है वो ब्रेक हो जाएगा। सो द सिस्टम कैन टेक चार्ज अप टू 42 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज ले सकता है? कितना चार्ज ले सकता है? 42 माइक्रोकूलम। इसका मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज सिस्टम का क्या होगा? ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा सिस्टम का, बताओ? 40. ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है बेटा V क्या होता है? Q मैक्स बाय C। 21 Q मैक्स कितना है? 42 माइक्रोकूलम। कैपेसिटेंस कितना है? 3 माइक्रोफैराड। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना आ जाएगा? एक मिनट सॉरी, हाँ सिस्टम का ले रहा है ना, तो सिस्टम का C इक्विवेलेंट कितना आएगा? 6 × 3 / 6 + 3 कितना? 2। तो ये आ जाएगा 21 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 21 वोल्ट। क्लियर है?
ये ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गया सिस्टम का। हेलो, यस Yes, sir. क्लियर है ये फंडा? Yes, sir. ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए Q मैक्स बाय C इक्विवेलेंट, Q मैक्सिमम कितना आया 42 माइक्रोकूलम, इतना आपका जो सिस्टम है वो इतना चार्ज झेल सकता है। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है आपका, तो 2 माइक्रोफैराड है। कैसे निकाला, तो ये दो कैपेसिटर हैं, दो की सीरीज में लगे हैं, तो 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 कर दिया हमने, तो हमारे पास C इक्विवेलेंट आ गया 2 माइक्रोफैराड है। बोलो क्लियर है? यस और नो? Yes, पक्का? yes. Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट देखो। यहाँ पे देखिए, ये कैपेसिटर ले लेता हूं, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे ले लिया 6 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे ले लिया 3 माइक्रोफैराड है, और यहाँ ले लिया 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है। और पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, मान लो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया 10 वोल्ट, यहाँ पे अप्लाई किया 5 वोल्ट, यहाँ पे अप्लाई किया 2 वोल्ट। इस तरीके से मैंने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है इंडिविजुअल बीवी, ठीक है ना। बताइए कितना आएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज सिस्टम का, फाइंड आउट करो और बताओ मुझे। फाइंड आउट कीजिए और बताइए सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना आएगा। इलेवन बाय नाइन है 11/9। 11/9। देखो सबसे पहले तो क्यू मैक्स देखते हैं। Yes, sir. 11/9. फाइंड वी ब्रेकडाउन। Yes. तो इसके अक्रॉस क्यू मैक्स कितना आ जाएगा 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम। यस और नो? इसके अंदर Yes, sir. मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो गई, क्यू चार्ज मैक्सिमम कितना आएगा 4 माइक्रोकूलम। 4। 4 V इज microfarad. इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q मैक्स बाय C। तो Q मैक्स मतलब कितना आ जाएगा 4, और कैपेसिटेंस कितना आएगा 6, 3 और 2 का 36/11। है। 36/11। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला आपने, हाँ, ठीक है। कितना आ गया 11/9, कितना आ रहा है क्या, यस सर। सबका आ रहा है। Yes, sir. Sir, 4 आ रहा है। Sir, 1 आएगा। हाँ सर, 4 आ रहा है, सी Sir, इक्विवेलेंट 1 sir, होगा। C इक्विवेलेंट equivalent कितना 1 आ रहा है आएगा। ये बताओ मेरे को पहले। Equivalent One. 1 आ रहा है. 1. 1 आएगा। हाँ. हाँ, चलो मैं ही कर देता हूँ, छोड़ो, तुम लोगों के भरोसे नहीं करना काम। Q मैक्सिमम तो सही है 4, C इक्विवेलेंट निकालना है। C इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना है, सीरीज में है, क्या है सीरीज में, तो 1/C इज इक्वल 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना आएगा यहाँ पे 2 प्लस 3/6, तो 6/6, तो 1 माइक्रोफैराड है। ये 1 आ गया, तो V आ गया 4 वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गया 4, कितना आ गया 4। बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो इस तरीके से आपने ब्रेकडाउन वोल्टेज निकाल लिया। बोलो निकाल लोगे आगे, Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए।
यहाँ पे 6 3 2, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं एक कैपेसिटर डाल देता हूँ 3 and 3, ठीक है। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज देखो, ये 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है। चलो फाइंड करो सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज। फाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सिस्टम। चलो स्टार्ट करो एवरीवन। टू कितना है सिस्टम का? टू 2। देखो इसका कितना आ जाएगा 60 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा 15 माइक्रोकूलम और ये हो जाएगा 4 to 8 माइक्रोकूलम, ठीक है। यस और नो? तो सबसे पहले Yes, sir. इसको दो पार्ट से डिवाइड कर लेते हैं। इसका सी इक्विवेलेंट कितना आया था? 1 माइक्रोफैराड है, 632 अभी किया थोड़ी देर पहले ही। तो V ब्रेक डाउन वोल्टेज 1 को क्या लिखेंगे? Q बाय C। तो Q कितना है? Q है आपके पास में मैक्सिमम कितना है? 8। C इक्विवेलेंट कितना है? 1। तो इसका 8 वोल्ट आ गया। सेकंड वाले के लिए देखिए ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ सेकंड। तो Q मैक्स कितना आएगा इसमें? इसके पास है 18, इसके पास भी कितना है? 18। तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 18। और C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3। दोनों सीरीज में है तो 3/2। यस और नो? हेलो, तो कितना आ जाएगा? 3 6 जा तो 12 वोल्ट सेकंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, एक आया और ये दूसरा आया। सिस्टम का जब आप ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड करते हैं तो विच एवर इज लोअर यू हैव टू कंसीडर दैट वन। तो सब लोअर कौन सा है दोनों में से? कौन सा लोअर है? फॉर सिस्टम ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 8 वोल्ट। कितना आएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज? 8 वोल्ट आएगा। हमारे पास दो ब्रेकडाउन वोल्टेज मिले, एक 8 वोल्ट मिला, एक 12 वोल्ट मिला। हम कौन सा ले लेंगे? जो सिस्टम जो छोटा है उसको आप ले लो। तो 8 वोल्ट आ गया आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर है यहां तक सभी को? यस Yes, सर। sir. पक्का? Yes, sir. मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ क्या, या आप लोग पढ़ रहे हो? कि हमने यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील कर रहे थे, क्या कर रहे थे? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो हम फील कर रहे थे वो पूरा का पूरा जो स्लैब था वो पूरा भर देते थे। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लो कि कुछ पार्ट उसका फील करते हैं, कुछ पार्ट हम छोड़ देते हैं, कुछ पार्ट एयर से भरा हुआ है, कुछ पार्ट मटेरियल से भरा हुआ है। अगर ऐसा कोई केस आता है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए क्या करना होगा वो हम समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। समझिए यहाँ पे मान लो इतना मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। इतने में मटेरियल भरा हुआ है।
इतने पार्ट में, यहाँ पे प्लस सिग्मा, ये आपका माइनस सिग्मा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि आप जानते हैं। देन यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होता है कुछ इस तरीके से, ये सब आप जानते हैं। यहाँ पर नया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो स्लैब हमने लिया है इसकी थिकनेस टी है। कितना थिकनेस है? टी। और ये जो प्लेट है, इस प्लेट से एक्स डिस्टेंस पे लिया है। कितने डिस्टेंस पे लिया है? एक्स डिस्टेंस पे। तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस हमने लिया है, यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है डी। सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स हम क्या लेते हैं बेटा? डी लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो बचा वो कितना होगा? तो d माइनस टी माइनस एक्स, क्या इतना बचा होगा? यस और नो? हेलो। यस सर। अब यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि जो x के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल v1 है, t के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो v2 है, और d माइनस टी माइनस एक्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो v3 है। ठीक है। तो C इक्विवेलेंट को हम क्या लिखेंगे? तो C इक्विवेलेंट हम लिखते हैं Q बाय V। क्या लिखते हैं? Q बाय V। और Q कितना है? तो Q है आपका सिग्मा इंटू ए, और V कितना होगा? तो V1 प्लस V2 प्लस V3। V कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 ना सिग्मा इंटू ए। V1 को हम क्या लिखेंगे? आप बताओ। V1 को आप क्या लिख सकते हो? Q बाय C लिखते हैं। अरे V को हम क्या लिखते हैं? E इंटू डी लिखते हैं क्या? V को आप क्या लिख सकते हो? E इंटू डी लिख सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए बाय V1 को आप क्या लिख सकते हो? E इंटू डी। तो E कितना है इस पार्ट में? E कितना है X पार्ट में? E कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स प्लस V2 कितना आएगा? इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय के टाइम्स ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन के नॉट। एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? तो सिग्मा बाय के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू टी प्लस V3 कितना आ जाएगा? V3 कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी माइनस एक्स। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू ए। अब देखो सिग्मा 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 सब में है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सिग्मा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। ये देखो, ये रहा सिग्मा, ये रहा ये रहा ये रहा, सब गैस चला जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक है। तो बचेगा क्या? वो देखो, ये रहेगा a टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाय d माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आपका C इक्विवेलेंट आ गया। ये क्या आ गया आपका? C इक्विवेलेंट। कितना आया? a एप्सिलॉन नॉट बाय d माइनस टी प्लस टी बाय के। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे पहले बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है। अब आप समझिए, क्या यहां पर मैंने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया x डिस्टेंस पे, अगर मैं उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को 2x डिस्टेंस पे लेता तो क्या कोई फर्क पड़ता? यहां पर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब No, को sir. x डिस्टेंस पे रखा है, उसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को 2x मतलब मैं कहीं यहां पर कहीं रखता, इसको यहां से हटा के यहां कहीं रखता, मान लो यहां रखता इस तरीके से, तो क्या कोई फर्क पड़ता? यस और नो? No.
नो कोई फर्क सर। नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कैपेसिटर के बीच में कहीं पर भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप देखो C इक्विवेलेंट आप देखोगे तो आपको उसमें दिखाई देगा A टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T प्लस T बाय K में कहीं पर भी X आया क्या? आया क्या कहीं पर भी X? नो सर। जब कहीं पर भी X नहीं आया इसका मतलब C इक्विवेलेंट डिपेंड नहीं करेगा X के ऊपर। अब आप एक और चीज समझिए, अगर मैं ये जो मैंने लिया है स्लैब, अगर इस स्लैब को मैं पूरा भर देता यहां तक, ये मैं पूरा D भर देता, ये लो, ये X भी मैंने हटा दिया, पूरा D भर दिया, मतलब न T है न X, कुछ नहीं है, पूरा का पूरा मैंने भर दिया, ये पूरा फिल कर दिया, यहां से लेके यहां तक पूरा मैंने स्लैब भर दिया। तो क्या मैं यहाँ पर T की जगह D ले सकता हूं? क्या मैं T, क्योंकि देखो जो स्लैब की थिकनेस थी वो कितनी ली थी हमने पहले? T ली है। कितना लिया है? T। अब मैंने इस T को इंक्रीज करके कितना बड़ा कर दिया है? पूरे में भर दिया ना, तो T इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा? D लेना पड़ेगा, इसका मतलब। यस और नो? Yes, sir. ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ये स्टेप समझ में आया? If I fill this capacitor fully, पूरा भर दूं, पूरा भर देने का मतलब क्या है कि ये जो T थिकनेस ली है, देखो मैं आपको बताता हूं, रुको यहां पर बताता हूं, ये इस तरीके से बेटा, ठीक है, समझिए आप। मैंने क्या किया कि ये जो स्लैब था, अब आप समझिए, ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस कितनी है? T है। इस स्लैब को मैंने क्या किया, इस स्लैब को मैंने भर दिया पूरा, ये L है, पूरा भर दिया मैंने इसको, इस तरीके से भर दिया पूरा। यस और नो? इसका मतलब ये जो T था वो किसके इक्विवेलेंट हो गया? T है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया? ये D डिस्टेंस था ना, D. तो T किसके इक्विवेलेंट हो गया? D के इक्विवेलेंट हो गया। यस और नो? Yes, इसका sir. मतलब ये है कि हमारे पास में जो फॉर्मूला है C इक्विवेलेंट का, वो फॉर्मूला ये है A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T प्लस T बाय K, यही फॉर्मूला है। अब इस T में आप D रख दो तो क्या आएगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T की जगह D प्लस D बाय K। तो ये D से D कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D इनटू K। अब आप देखो C इक्विवेलेंट आपका क्या बन गया? K टाइम्स ऑफ C नॉट, मतलब कि जो पहले पढ़ा था वो का वही वापिस आ गया। अरे यही तो Yes, पढ़ा sir. था पहले Yes, कि Yes, जब sir. आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिल कर देते, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के बीच में रखते हैं, फुल्ली भर देते हैं, तो आपको C इक्विवेलेंट कितना मिल जाता है? K टाइम्स ऑफ C नॉट मिल जाता है। कितना मिल जाता है? K टाइम्स ऑफ C नॉट। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. देखिए ये चीज सभी को क्लियर हो गई। अच्छा अब मान लीजिए कि यहां पर ये मैंने कैपेसिटर ले लिया और इसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ये थिकनेस T1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसकी थिकनेस T2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि C इक्विवेलेंट लिखो, क्या लिखने के लिए कहा जाए? C इक्विवेलेंट लिखो। तो देखो कहीं पर भी आप प्लेस कर दो, क्या थिकनेस ले रहे हो, क्या K1 K2 ले रहे हो, एक जनरलाइज फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना रहेगा, तो वो है C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस समेशन ऑफ Ti
समेशन ऑफ टी आई, आई मतलब 1 2 3 जितने भी हैं आप उसको लिख सकते हो, प्लस समेशन ऑफ टी आई बाय के आई। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस समेशन ऑफ टी आई प्लस, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ओके ग्रेट। मान लीजिए एक मैं आपको शॉर्टकट भी समझाता हूं, शॉर्ट ट्रिक। कुछ इस तरीके से ले लिया मैंने, ठीक है। ये आपका C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस ले लिया t, और ये जो डिस्टेंस है वो है d माइनस t माइनस x। ये टोटल डिस्टेंस है d। अब आपसे पूछा जाए फाइंड द C इक्विवेलेंट, तो क्या करेंगे? तो हम लिख सकते हैं 1 बाय C इक्विवेलेंट। पहले ये बताओ क्या ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? तीनों तीन, क्या ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज में। Series. सीरीज में। तो क्या लिखेंगे? 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। क्या लिख सकते हैं? अब देखिए 1 बाय C1, C1 क्या लिखा जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय D लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो यहां पर C1 आप क्या लिखेंगे? A एप्सिलॉन नॉट बाय X। तो X कहां जाएगा? X कहां जाएगा? ऊपर, प्लस C2, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? कैपेसिटेंस कितना आएगा C2 के लिए? क्या इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है? ये स्लैब है, भरा हुआ है ये मटेरियल से, तो इसका कैपेसिटेंस क्या लिखा जाएगा? K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन A नॉट बाय T। epsilon K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय T। तो T कहां जाएगा? अरे T कहां जाएगा? ऊपर। ऊपर ऊपर जाएगा। तो K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय T प्लस C3 क्या लिखेंगे? 1 बाय A एप्सिलॉन नॉट बाय डिस्टेंस कितना है? D माइनस T माइनस X डिस्टेंस है थर्ड के लिए, तो ये डिस्टेंस कहाँ जाएगा? ऊपर। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे ऊपर ले जाके? D माइनस T माइनस X। बोलो समझ में आया? 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा बताओ? X बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस T बाय K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट प्लस D माइनस T माइनस X बाय A एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. बस अब आपको C इक्विवेलेंट निकाल लेना है, आगे का मेथड आप आगे कर सकते हो यहाँ से आगे। बोलो क्लियर है? क्लियर है? yes sir Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखिए। सब लोग होश में हो गए? नहीं बेहोश तो नहीं हो गए? देखिए अब
यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट 0 वोल्ट ये फिल किया हुआ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ओके ना, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये जो डिस्टेंस लिया है ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है क्लियरली कि यहाँ पर 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट। आप ये पॉइंट ए मान लो, इसे मैं पॉइंट बी मान लेता हूँ। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच रहे हो, तो आपका जो पोटेंशियल है वो कितना है? 10 से 0 हो जाता है। 10 से क्या हो जा रहा है? 0। तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ए से बी पे जाने पे? आपका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो पोटेंशियल जब आपका डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ड्रॉ अ ग्राफ, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। किसका? पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ, कि किस तरीके से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो समझिए। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि ग्राफ में हमें स्लोप निकालना होता है। अब यहाँ पे 10 to 0 जा रहा है, आप देख रहे हो कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। लेकिन पोटेंशियल डिक्रीज होने का एक रिलेशन आप सभी को पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखते हैं? माइनस डीवी बाई डीएक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए माइनस डीवी बाई डीएक्स लिखते हैं। यस और नो? हेलो? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर जब आपको पोटेंशियल निकालना है तो उसका जो स्लोप निकालोगे वो स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव ऑफ ई आएगा। जो हम लिख रहे हैं दैट ई इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डीएक्स। हम क्या लिख रहे हैं? ई इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डीएक्स। इसका मतलब जो स्लोप आएगा डीवी बाई डीएक्स, डीवी बाई डीएक्स यही तो हम निकाल रहे हैं ना बेटा। वी वर्सेस एक्स का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो डीवी बाई डीएक्स का मतलब क्या हुआ? माइनस ऑफ ई। यही तो आपका स्लोप है जो आपको निकालना है। बेसिकली यही तो निकाल रहे हो ना आप। v वर्सेस x के ग्राफ को ड्रॉ आप करोगे तो स्लोप जो निकलेगा वो कितना आएगा? माइनस ऑफ ई। यस और नो? हेलो? यस सर। इसका मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तीनों जोन के लिए, फर्स्ट 2 सेंटीमीटर के लिए, सेकंड 2 सेंटीमीटर के लिए और थर्ड 2 सेंटीमीटर के लिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए तो क्या आप इजीली बना लोगे ग्राफ? यस और नो? यस सर। इसका मतलब ये है कि आप समझिए यहां पर मैंने इसके लिए क्या निकाला? मैंने इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली कि भाई साहब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। पहले वो देखो, ये जो फर्स्ट 2 सेंटीमीटर है, इस फर्स्ट 2 सेंटीमीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो यहाँ पर है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। यस और नो? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? सिग्मा बाय यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों 2 लिया है? बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। हम लोग क्या लिखते हैं? सिग्मा बाय k टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट, यही लिखते हैं। यस और नो? यस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगेन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? यस। ठीक है, तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ देखिए, v वर्सेस x का ग्राफ हम बना रहे हैं। ठीक है,
तो सबसे पहली चीज आप समझिए, ग्राफ हम बना डिस्टेंस के लिए रहे हैं, तो 2, 4 एंड 6। तो फर्स्ट 2 सेंटीमीटर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, माइनस सिग्मा। आप देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 मिल रहा है, लेकिन डीवी बाय डीएक्स क्या है, तो डी बाय डीएक्स है माइनस ऑफ ई। माइनस ऑफ ई है, इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसका अंदर ये कितना होगा, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव स्लोप ले रहे हो। स्लोप कैसा बनेगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहां पर अब देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा, अरे यार देखिए ये फर्स्ट 2 सेंटीमीटर के लिए डॉटेड लाइन बना देते हैं, ये बाद में 4 सेंटीमीटर के लिए और ये 6 सेंटीमीटर के लिए इस तरीके से डॉटेड लाइन ले लेता हूं। अब आप समझिए आगे, देखिए तो ये फर्स्ट 2 सेंटीमीटर जो कवर करेंगे, इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, यस और नो। ठीक है, ठीक है यस सर। भाई, वो नेगेटिव स्लोप बन रहा है ना, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 है, क्या है, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब दूसरा आप समझिए, ये फर्स्ट 2 सेंटीमीटर के लिए हो गया कि भाई ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, ये माइनस सिग्मा। अब ये कितना है, तो माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, और बाद में क्या है, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो है। तो ये मैंने स्लोप लिखा है, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ उसका स्लोप, तो माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन और माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अच्छा, अब एक चीज समझिए, क्या ये बड़ा है या ये बड़ा है, 0 से 2 के अंदर, 0 से 2 के अंदर स्लोप बड़ा है या 2 से 4 के अंदर स्लोप बड़ा है, स्लोप किसमें बड़ा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा किसमें है, 0 से 2 में या 2 से 4 में। 2 से 4 2 से 4 में। अरे यार इलेक्ट्रिक 0 फील्ड से की, 2 अरे ऐसा नहीं बोल रहा बेटा, स्लोप में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 to 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बड़ा होता है या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बड़ा होता है, माइनस छोड़ दो अभी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन, इसका मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जो बनेगा उसका ग्राफ थोड़ा सा छोटा वो होगा, मतलब जो थीटा मिलेगा वो थीटा कम मिलेगा ना, तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब आप देखिए, ये आपका थीटा 1, ये आपका थीटा 2, थीटा 2 बड़ा है या थीटा 1 बड़ा है, थीटा 1 थीटा 1। क्यों बड़ा है वो भी पता चल गया होगा, यस यस। और ये थीटा 3, मतलब ये थीटा 1 वापस से, क्यों, क्योंकि वैल्यू सेम है। बोलो क्लियर है, Yes. पक्का, क्लियर है यहां तक, हेलो एवरीवन, क्लियर है बेटा यहां तक, यस सर Yes, यस सर तो v वर्सेस x का ग्राफ बन गया आपका, v वर्सेस x का ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया, यस सर। तो थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2, क्या लिख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x, अगर आपसे कहा जाए कि ड्रॉ ग्राफ, सेम कंडीशन है, ड्रॉ ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ कैसे बनेगा,
सेम कंडीशन लेनी है 2 4 6, ठीक है। अब देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका एक्स है। तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से 2 में कितनी आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से 2 में कितनी आती है, पता है ना? नहीं पता? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से 2 में है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर 2 से 4 में कितनी हो जाती है, आधी, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर 4 से 6 में फिर पूरी हो जाती है। बन गया ग्राफ, खत्म हो गई कहानी। आया समझ में? Yes, sir. Yes. sir. कोई डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट? अरे भाई कोई समस्या हो तो बताओ।